वेलकम टू कॉफ़ी कॉमर्स एंड कहानियाँ पॉडकास्ट। ये हमारे पॉडकास्ट सीरीज़ का पहला एपिसोड है और इस एपिसोड में हम आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ और पॉडकास्ट के लिए साइन इन एंड सब्सक्राइब टू कॉफ़ी कॉमर्स एंड कहानियाँ टुडे। कीप वॉचिंग। 22 अप्रैल 2025। दोस्तों, शायद ही हम में से कोई ऐसा होगा जो इस दिन को कभी भी भुला पाएगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये दिन हमारे जहन में आज भी ताज़ा है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक टेरर अटैक होता है और उसके बाद क्या होता है हम सबको पता है। इसमें 26 सैलानी अपनी जानें गंवा बैठते हैं। 26 टूरिस्ट्स गेट किल्ड इन दिस हीनियस एक्ट ऑफ टेररिज्म। इस टेरर अटैक के रिटेलिएशन रिस्पॉन्स में इंडिया लॉन्च करती है ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर का एजेंडा बहुत क्लियर था। ऑपरेशन सिंदूर वाज लॉन्च्ड विद एन ऑब्जेक्टिव टू पास ऑन अ मैसेज टू पाकिस्तान कि इंडिया विल नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ एक्ट ऑफ टेररिज्म। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे इस पॉडकास्ट में, और उसके लिए आपको ये पॉडकास्ट एंड तक देखना है। 7 मई को इंडिया में एक मॉक ड्रिल होने वाला था और इसकी तैयारी में पूरी कंट्री पुरजोर लग पड़ी थी। 6 मई को न्यूज़ चैनल्स कवर कर रहे थे कि कितनी तैयारियां चल रही हैं हमारे देश में एक डिफेंस मॉक ड्रिल को ऑर्गेनाइज करने के लिए। और ये डिफेंस मॉक ड्रिल इसलिए ऑर्गेनाइज हो रहा था कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन बढ़ रहा था आफ्टर द पहलगाम अटैक, उसके वक्त दोनों देशों में कभी भी जंग छिड़ सकती थी। तो एक जंग अगर छिड़ जाती है, देयर वुड बी अ लॉट ऑफ केओस। तो उसके लिए हमारी सिविलियंस को काफ़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत होती है, स्पेशली द वंस लिविंग एट द बॉर्डर्स। जो बॉर्डर के आसपास रहते हैं उनके जान को सबसे ज़्यादा खतरा होता है। तो उन सब को मैनेज करने के लिए, ऐसी आपातकालीन सिचुएशन को मैनेज करने के लिए एक मॉक ड्रिल की घोषणा होती है, विच वॉज सपोज टू हैपन ऑन द 7th of May। अब इंटरेस्टिंगली ऑन 7th of May at around 1:44 AM इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए ये बताती है कि इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ रिटेलिएशन अटैक अगेंस्ट पाकिस्तान। अब इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल में कवर किया है। हमारा एक डेडिकेटेड एपिसोड है ऑन ऑपरेशन सिंदूर। आपको मेरे चैनल पे ये एपिसोड मिल जाएगा, आप जाके दे सकते हैं कि उसमें मैंने डिटेल में कवर किया है कि इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या क्या बोला था आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो इफ़ यू लाइक। सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन अगेन, ऑपरेशन सिंदूर इसलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि वी वांटेड टू पास अ वेरी क्लियर मैसेज टू अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जो कि बहुत इन्फेमसली जानी जाती है उसके स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म की वजह से। एक ये मैसेज देना था उसको कि भाई अगर तुम अपने हरकतों से बाज नहीं आए तो हमें मजबूरन तुम पे एक वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा। इट वॉज अ मैसेज, इट वॉज अ रिटेलिएशन रिस्पॉन्स ऑफ कोर्स टूवर्ड्स द टेररिस्ट अटैक दैट हैड हैपेंड ऑन पहलगाम। बट उसके अलावा भी हमारा एक इंटेंशन था कि हम पाकिस्तान को सीधे शब्दों में ये बताना चाहते थे कि अपने हरकतों से बाज आ जाओ। कब तक? और अब इस दौरान जिस तरह की स्ट्रैटेजी हमने यूज़ की थी वो काबिले तारीफ था। इट वॉज एन एब्सोल्यूट पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल अप्रोच दैट वी हैड सीन मे बी इन 1999 कारगिल वॉर के वक्त, 71 के वॉर के वक्त हमने जो स्ट्रैटेजीज देखी थी, जो टेक्निक्स देखी थी, इस बार उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था। ये जो एयर स्ट्राइक हमने पाकिस्तान पे लॉन्च किया था, ऑपरेशन सिंदूर, ये हमने अपने बॉर्डर्स के दायरे में रहते हुए एक एयर स्ट्राइक लॉन्च किया। इट वाज अ प्रिसाइज एयर स्ट्राइक टू डिस्ट्रॉय 9 टेरर कैंप्स। इन 9 टेरर कैंप में कुछ बड़े नाम भी शामिल थे। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे कैंप्स को टारगेट किया गया था इस दौरान और उनको बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया था। हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखा कि जब ये एयर स्ट्राइक लॉन्च होता है पाकिस्तान पे, हम किसी भी तरह का नुकसान पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को या फिर उनकी सिविलियंस को ना पहुंचाएं।
अपनी मर्यादा में रहते हुए, अपने वॉरफेयर के मर्यादा में रहते हुए, अपने वॉर रूल्स की मर्यादा में रहते हुए हमने एक क्लियर मैसेजिंग पास ऑन किया टू पाकिस्तान टू लेट देम नो दैट these kind of attacks or these kind of misadventures will no longer be tolerated. अब ये तो थी 7 मई की कहानी. अब इसके बाद 8 मई को पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देती है और इस दौरान पाकिस्तान हमारे डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश करती है. कम से कम 12 मिलिट्री बेसिस को टेस्ट करने की कोशिश की गई. स्कूल्स पे अटैक्स हुए, गुरुद्वारा पे अटैक करने की कोशिश की गई और यहाँ तक कि हॉस्पिटल पे भी अटैक करने की कोशिश की गई. पाकिस्तान ने हर एक लिमिट क्रॉस करते हुए पुरजोर कोशिश की कि किसी तरह अगर ये इंडिया से एक बदला ले सके अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर. हालांकि उनके हर एक अटेम्प्ट को हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने बखूबी न्यूट्रलाइज किया है. अब जब पाकिस्तान ने हमारे एयर बेसिस को टेस्ट करने की कोशिश की, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को, माफ़ कीजिएगा, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश की, जवाबी हमले में हमने भी उनके एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश की. एंड पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तान, दे प्लेड रियली लो ड्यूरिंग दिस पीरियड. क्योंकि उनको पता था कि हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने जा रहे हैं, उस दौरान उन्होंने अपने सिविल एयरक्राफ्ट्स को फ्लाई करना चालू कर दिया उस पर्टिकुलर एरिया में, ताकि किसी तरह एक मिसाइल अटैक लॉन्च हो जाए उनके किसी सिविल एयरक्राफ्ट के ऊपर. एंड देन पाकिस्तान इमीडिएटली गेट्स एन अपॉर्चुनिटी टू टार्निश इंडियाज इमेज इंटरनेशनली. उनको एक मौका मिल जाता इंटरनेशनल फोरम पे इंडिया की छवि बिगाड़ने का, इंडिया को एक ऐसी कंट्री दिखाने का कि भाई देखो, हमने तो अपने दायरों में रहते हुए उनको सिर्फ उनके अटैक के अगेंस्ट हमने रिटेलिएट किया, जवाबी हमले में इन लोगों ने हमारे सिविलियंस को भी मार डाला. और पाकिस्तान इसको एज अ डिवाइस यूज़ करते हुए ना केवल इंडिया की छवि को पूरी तरह बिगाड़ देती इंटरनेशनली, बल्कि उनको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता कि भाई आपने पहले लॉन्च किया हम पे स्ट्राइक, जवाबी हमले में एज अ सेल्फ रिस्पेक्टिंग नेशन वी लॉन्च्ड अ वॉर अगेंस्ट यू. लेकिन थैंकफुली हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने ऐसा होने नहीं दिया. हमारी गवर्नमेंट और हमारे आर्म्ड फोर्सेस को my big salute for organizing Operation Sindoor so successfully and meticulously कि एक इंटरनेशनल लेवल पे अब इंडिया की छवि ना केवल स्ट्रॉन्ग हुई है एज अ नेशन, बल्कि वी हैव ऑल्सो मैनेज टू एक्सपोज the true agenda or expose Pakistan as a rogue country, and that's quite an achievement. हालांकि अगर हम इंटरनेशनली देखें, कहीं ना कहीं सब ये मानते हैं दैट पाकिस्तान इज़ वन कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म. स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म पाकिस्तान में मौजूद है. पाकिस्तान हमेशा ये डिनाई करती आई है कि वो किसी भी तरह के टेररिज्म को ना स्पॉन्सर करती है ना अप्रूव करती है. लेकिन ये इट्स नोन इंटरनेशनली कि पाकिस्तान इज़ इनफेमस फॉर इट्स स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म. और इसका हमें क्लासिक एग्जाम्पल या फिर इसका हमें एक टेस्टिमनी तब देखने को मिलता है, ऑपरेशन सिंदूर जब 9 टेरर कैंप्स को बर्बाद कर देती है, उसके बाद एक फ़ोटो न्यूज़ में बहुत सर्कुलेट करती है, जहाँ देखा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो एक फ्यूनरल सेरेमनी में पार्टिसिपेट कर रही है, जिस फ्यूनरल सेरेमनी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं हाफिज़ अब्दुल रऊफ़. हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ कौन है? हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ इज़ वन ऑफ द डेजिग्नेटेड, ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट्स. ना ही सिर्फ ये, बल्कि ही इज़ ऑल्सो नोन टू बी द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ लश्कर तैयबा, LET. इसके बाद भी पाकिस्तान डिनायल में है कि वो किसी भी तरह के टेररिज्म को स्पॉन्सर नहीं करती है, एंड इट्स अ पीस लविंग कंट्री. एंड हाउ? वी डोंट हैव द आंसर. Pakistan has to either own it up or Pakistan has to prepare for the worst.
टेररिज्म के अगेंस्ट में ना केवल हमारी आर्म्ड फोर्सेस लड़ रही थी, बल्कि इसका एक इम्पैक्ट साइबर स्पेस पे भी देखा जा सकता था। काफ़ी सारी साइबर अटैक्स की खबरें आ रही थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। ना केवल ये, काफ़ी सारे फॉल्स नरेटिव्स, मिस इन्फॉर्मेशन भी पाकिस्तान रिलीज़ कर रहा था टू मिसलीड द सिविलियंस ऑफ बोथ द कंट्रीज़। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर 7 मई से 10 मई तक चलता है। 10 मई को सीज़ फायर डिक्लेयर हो जाता है एट अराउंड 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सीज़ फायर का डिक्लेरेशन होता है। सीज़ फायर के डिक्लेयर होने के तुरंत 3-4 घंटे बाद, 2 से 3 घंटे बाद माफ़ कीजिएगा, ये खबर आती है कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेट कर दिया है और उसी रात को हमें कुछ ड्रोन मिसाइल्स इंडिया के बॉर्डर्स में इन्वेड करती हुई दिखती है। इंडिया वो मिसाइल्स अगेन हमारे सिविलियन एरियाज़ को टारगेट करने की कोशिश करती है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट, हमारे डिफेंस और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट करने की कोशिश करती है। लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्सेस उसे बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर देती हैं। सारे अटेम्प्ट्स को, मैक्सिमम अटेम्प्ट्स को इनफैक्ट न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की और कोई हरकत उसके बाद से नहीं देखी गई। लेकिन क्यों नहीं देखी गई उसके बाद से कोई और हरकत, इसको ज़रा समझने की दरकार है यहाँ पे। हालांकि ये सीज़ फायर जो था, इसको कैसे लाया गया था, क्या ये बायलैटरली हुआ, क्या किसी ने मीडिएट किया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए राज़ी कैसे हो गई। इसके कुछ प्राइमरी रीजंस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला, पाकिस्तान इकोनॉमिकली और ये बैटल कंटिन्यू नहीं कर सकता था। उसकी जो इकोनॉमिकल बैकबोन है वो बिल्कुल टूट चुकी है। इतने कर्जे में है पाकिस्तान, और उसकी इंटरनल, अगर आप देखो पाकिस्तान में इंटरनली इतनी इंस्टेबिलिटीज़ हैं, तो पाकिस्तान उससे कोप नहीं कर पा रहा था। सबसे पहला है ये। दूसरा, जो स्वॉप लाइन इस पाकिस्तान ने चाइना से मांगी, 10 मिलियन की जो स्वॉप लाइन चाइना से पाकिस्तान ने मांगी, चाइना ने उसको देने से साफ इनकार कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान को जाना पड़ा IMF के पास ताकि वो IMF से लोन की गुजारिश कर सके, जो कि उनको मिला भी, जिससे उनके 2 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक था अपनी जो इंटरनल उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इंटरनल जो इंस्टेबिलिटी है, उसको कैसे स्टेबलाइज किया जाए, और दूसरा कैसे और हाई एंड अम्यूनिशंस को प्रोक्योर किया जाए। क्योंकि उन्होंने जो चाइना से अम्यूनिशंस प्रोक्योर की थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, जो एयर मिसाइल्स जो चाइना से उन्होंने प्रोक्योर की थी, उनका एब्सोल्यूट फेलियर देखने को मिला ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान के पास ना पैसे थे इस जंग को लड़ने के लिए, ना ऐसे अम्यूनिशंस थी कि वो ये बैटल कंटिन्यू कर सके। उन्होंने देख लिया था कि जो इंडियन मिसाइल्स हैं, जो इंडियन एयर स्ट्राइक के, जो इंडिया ने जो एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था पाकिस्तान में, उसमें जैसी एम्यूनिशंस, हाई एंड एम्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया था, पाकिस्तान को हमारी ताकत का अंदाज़ा लग चुका था। ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक मैसेज था, बल्कि इससे तो चाइना भी घबरा उठा था। चाइना ने ये देखा कि चाइना के एम्यूनिशंस अगर आप देखो तो उसका काफ़ी डिमांड है ग्लोबली, इन द ग्लोबल मार्केट। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड जो मिसाइल्स हैं, फॉर एग्जांपल ब्रह्मोस, फॉर एग्जांपल स्पाइस, इनकी ग्लोबल मार्केट में काफ़ी डिमांड बढ़ गई है। तो चाइना का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशंस, उसको तो एक बहुत बड़ा धक्का लगा। तो ये कुछ रीजंस थी जिसकी वजह से पाकिस्तान बैक ऑफ करता है और यूनानिमस डिसीजन लिया जाता है कि अब इस पे एक अल्प विराम लगना चाहिए। तो ये जो सीज फायर डिक्लेयर हुआ है, ये कोई एंड ऑफ वॉर नहीं है, ना ही ये कोई कंक्लूजन है, इट इज़ जस्ट अ पॉज। अगर पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आती है, अगर ऐसे मिसएडवेंचर्स आगे होते हैं, तो ना केवल वॉर, न्यूक्लियर वॉर भी हो सकता है। इंडिया इज़ केपेबल टू इवन लॉन्च अ न्यूक्लियर वॉर, और ये पाकिस्तान को बखूबी पता है कि इंडिया ने अगर न्यूक्लियर वॉर लॉन्च कर दिया तो पाकिस्तान का नामो निशान नहीं रहेगा।
12 में रात के 8 बजे हमारे इंडिया के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पूरे नेशन को एड्रेस करते हुए कुछ बहुत अहम चीज़ें हमको बताते हैं। सबसे पहला तो भारत की रक्षा नीति में जो बदलाव आई हैं। अब भारत की रक्षा नीति में क्या बदलाव आई हैं? पहले जब कोई भी वॉर होता था देयर यूज्ड टू बी एन इनकर्शन। हाँ, इस बार भी इनकर्शन हुआ था, वो तब हुआ था जब पाकिस्तान केप्ट ऑन एस्केलेटिंग। उससे पहले तक हमारी जो भी अटैक्स हुई थी वो हमारे बॉर्डर में रहते हुए हमने उन अटैक्स को अंजाम दिया था विद प्रिसिशन। दूसरा जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने बताया इस संबोधन में वो ये था कि आगे से इंडिया किसी भी तरह का न्यूक्लियर थ्रेट टॉलरेट नहीं करेगी। And I think that is one of the significant steps taken by our Indian government कि अगर कोई कंट्री किसी भी तरह का न्यूक्लियर थ्रेट देता है then India has all the rights to save its sovereignty and take an action as deemed fit by the country. तीसरा है नो कॉन्टैक्ट वॉरफेयर और उसके साथ प्रिसाइज मिसाइल स्ट्राइक्स और साइबर वॉरफेयर। तो ये तीन अहम चीज़ें हमारे प्रधानमंत्री ने इस पूरे 30 मिनट के एड्रेसल में बताया था। और इसके अलावा जो और कुछ चीज़ें हमारी प्रधानमंत्री ने ये भी बताई थी, जो हमारी न्यू वॉरफेयर पॉलिसी है अगेंस्ट टेररिज्म, वो ये होगी कि आगे से किसी भी टेररिस्ट अटैक का सीधा सपाट उत्तर होगा वॉर। अगर कोई भी देश किसी भी तरह का टेररिस्ट अटैक करता है हमारी देश पे तो उसके अगेंस्ट हम वॉर लॉन्च कर सकते हैं विदाउट एनी डिप्लोमेटिक डिस्कशन। ये और एक अहम पॉइंट था जो हमारे प्रधानमंत्री ने इस एड्रेसल में बताया था। और सबसे बड़ा और सबसे अहम जो उन्होंने इस एड्रेसल में ये भी बताया था, जो क्रेडिट उन्होंने दिया था हमारी ट्राई फोर्सेस को, वो तो हम सब मानते हैं कि अगर आज ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हो पाया है, आवर आर्म्ड फोर्सेस आर ड्यू फॉर ऑल द क्रेडिट। प्रधानमंत्री हमारे देश को संबोधन करते हैं रात के 8 बजे। उससे कुछ घंटे पहले एक्स पे एक ट्वीट बड़ा वायरल होता है। ये ट्वीट था फ्रॉम डोनाल्ड ट्रंप, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप अपने एक्स हैंडल के ट्वीट में ये लिखते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया जिस सेटलमेंट पे आई है, जो सीज़ फायर के सेटलमेंट पे आई है, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था। सिर्फ ये ट्वीट नहीं, एक वीडियो भी रिलीज़ होता है जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि रात भर उन्होंने दोनों देशों के साथ चर्चा की, दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के साथ चर्चा की और उन्होंने कहा कि अगर वो सीज़ फायर नहीं करते हैं, अगर वो वॉर करते हैं तो फिर अमेरिका पाकिस्तान और इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर देगी, और अगर वो सीज़ फायर पे अग्री करते हैं तो दोनों देशों को और ज़्यादा ट्रेड देगी। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इस पर्टिकुलर ट्वीट और इस पर्टिकुलर स्पीच का पूरी तरीके से खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो सीज़ फायर हुआ था इट वाज डन बायलैटरली। पाकिस्तान ने इंडिया को अप्रोच किया सीज़ फायर के लिए, इंडिया वाज इन अग्रीमेंट और दोनों देशों ने मिलके इस सीज़ फायर को अंजाम दिया। इसमें किसी थर्ड नेशन का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये आपको सुनने को मिलेगा, पाकिस्तान का भी यही वर्जन था, इंडिया का भी यही वर्जन था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वर्जन कुछ और ही था। उनके मुताबिक ये सीज़ फायर इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने दोनों देशों को ट्रेड और कॉमर्स की दुहाई दी। अब सवाल ये आता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट दे रही है अगेंस्ट टेररिज्म और ये ग्लोबली बहुत एक्नॉलेज्ड हो रहा है। यूरोपियन देशों में और अमेरिका में इसकी काफ़ी चर्चा हुई, जहाँ
टर्की और चाइना जैसे देश ज़रा घबराए हुए थे। क्यों घबराए हुए थे, इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। काफ़ी सारा हमको इंटरनेशनल और नेशनल सपोर्ट देखने को मिला है इस पूरे ऑपरेशन में। टेररिज्म के अगेंस्ट अपनी मुहिम को जारी रखते हुए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक 7 ऑल पार्टी डेलीगेशन फॉर्म किया है। 7 ग्रुप्स हैं इस डेलीगेशन में, जो अलग अलग देश, जो कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा हैं, और वहाँ जाके टेररिज्म के अगेंस्ट अपना मैसेजिंग करेंगी। इसमें से एक अहम पार्टिसिपेशन हमको कल देखने को मिला था यूएनएससी में, जहाँ पे जहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी की चर्चा करते हुए उन्होंने ये बताया कि अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ऐसा कोई अटैक इंडिया पे कर रहा है, हज़ारों ऐसे अटैक पाकिस्तान पहले कर चुका है, और पहलगाम वाज लाइक द लास्ट नेल इन द कॉफिन। के दौरान पाकिस्तान केप्ट एस्केलेटिंग, इट डिड नॉट लिमिट इट्स अटैक टू एनी काइंड ऑफ बाउंड्री। कब तक एक कंट्री डिप्लोमेटिकली इन सब चीज़ों को सॉल्व करता रहेगा, जहाँ पे उसकी सॉवरेनिटी पे बार बार अटैक हुआ जा रहा है। अगर पाकिस्तान ऐसे मिस एडवेंचर्स इंडिया के अगेंस्ट करता रहेगा, देन इंडिया विल सस्पेंड द इंडस वाटर ट्रीटी। और इंडस वाटर ट्रीटी अगर सस्पेंड हो जाती है, इट विल ब्रेक पाकिस्तान्स एग्रीकल्चरल बैकबोन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के साथ इंडिया ने एयर स्पेस बंद कर दी है, ट्रेड बंद कर दी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर दी है। उसके अलावा ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान का जो शेयर मार्केट है, पाकिस्तान का जो ट्रेड मार्केट है, उसमें 17,000 पॉइंट्स की गिरावट भी आई। यानी कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो हर तरफ से मार खा रही है। ऊपर से पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी सारा कर्जा भी है। और इसी बीच हमारी इंडियन डेलीगेट्स भी एक माइटी फाइट दे रही हैं अगेंस्ट टेररिज्म, और वो अपना स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग हर एक पॉसिबल वे में कर रही हैं। लेकिन आगे क्या? जैसे कि हमारी भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बताया था कि हम अपने पड़ोसी तो नहीं बदल सकते। आप कल उठ के ये तो नहीं बोल सकते कि नहीं, पाकिस्तान इज़ नॉट माई नेबरिंग कंट्री। वो तो वहीं रहेगी और वो नेबरिंग कंट्री ही रहेगी। और अगर हम उसके चलते और इस टेंशन दोनों देशों के बीच चलते, अगर हमने इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन को लागू कर दिया, तो एक बहुत बड़ा रिटेलिएशन हम एंटिसिपेट कर सकते हैं फ्रॉम पाकिस्तान। और अगर ऐसा रिटेलिएशन होता है, देन विल इट बी एन ऑल आउट वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और अगर एक ऑल आउट वॉर होता है, तो क्या उसमें इतनी क्षमता होगी कि वो एक थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप धारण कर सके? और तो क्या उसमें इतनी क्षमता होगी कि वो एक न्यूक्लियर वॉर बन सके? और अगर एक न्यूक्लियर वॉर होता है, तो उसका अंजाम क्या होगा? एक न्यूक्लियर वॉर का अंजाम हमें आज तक देखने को मिलता है। हिरोशिमा नागासाकी का अंजाम हम सबको पता है। तो हमें ये याद रखना होगा कि अगर 2 न्यूक्लियर केपेबल देशों में कल वॉर डिक्लेयर होता है, तो क्या वो एक न्यूक्लियर वॉर का रूप भी धारण कर सकती है, और उसका प्रभाव क्या होगा? अगर एक न्यूक्लियर वॉर दोनों देशों में होता है, तो उसका असर क्या होगा? चलिए मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला जो है वो होगा ग्लोबल मार्केट का क्रैश। ग्लोबल मार्केट पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाएगा अगर इंडिया और पाकिस्तान एक ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर
दोनों के बीच छिड़ता है। दूसरा जो सबसे बड़ा अर्थनैतिक और राजनैतिक तरीके से हमको नुकसान पहुंच सकता है वो है यूएस, रशिया और चाइना जैसे सुपर पावर इसको मीडिएट कर सकते हैं, और अगर उन्होंने भी इस चीज़ में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, ये एक तीसरा विश्व युद्ध का रूप भी धारण कर सकती है। तीसरा जो सबसे बड़ा हमें नुकसान देखने को मिलेगा वो है इंडिया और पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल धराशायी हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर वॉरफेयर की बात की जाए तो इंडिया नो फर्स्ट यूज़ के स्टांस को संभालेगी, मतलब इंडिया पहले अटैक नहीं करेगी। पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता है, और अगर पाकिस्तान फर्स्ट स्ट्राइक कर सकता है देन देयर विल बी एन एब्सोल्यूट फॉल आउट, और दोनों देश आपस में एक न्यूक्लियर वॉर में इन्वॉल्व हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो इसका भारी प्रभाव जो पड़ेगा वो होगा साउथ एशियन कंट्रीज़ पे। साउथ एशिया का एग्जिस्टेंस जो है वो खतरे में आ जाएगा। अब चर्चा करते हैं मानव हानि की, यानी हमें इंसानों को एक न्यूक्लियर अटैक से क्या नुकसान होगा। इसका तो हमने एक लिविंग एग्जाम्पल देख रखा है। हिरोशिमा नागासाकी के बाद जो जेनेटिक डिफॉर्मिटीज़ हुई हैं वो आज तक कंटिन्यू कर रही हैं। तो एक न्यूक्लियर अटैक इतना पोटेंशियल होता है कि वो फॉर जनरेशन्स एक जेनेटिक म्यूटेशन या फिर जेनेटिक डिफेक्ट पास ऑन कर सकती है। ये तो हुआ एक आई वुड से एक इफेक्ट जो एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। इमीडिएट क्या 3-4 चीज़ें हमें देखने को मिलेगी। सबसे पहले जैसे ही एक न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप होता है तो एक स्मोक क्लाउड जिसमें काफ़ी भारी मात्रा में रेडिएशंस होती हैं वो ज़मीन से ऊपर की ओर उठता है इन द फॉर्म ऑफ अ मशरूम क्लाउड। ये धीरे धीरे फैलता है, उससे धीरे धीरे और रेडिएशन फैलेगा, और इस रेडिएशन में इतनी क्षमता होगी कि वो कम से कम 5 से 10 करोड़ और लोगों की जान लेने की क्षमता रखता होगा, एंड इट विल बी अ स्लो डेथ। तीसरा जो है वो दिल्ली, मुंबई और इस्लामाबाद जैसी जगहों का नामो निशान पूरी तरीके से मिटा देगा। ये हुआ मानव हानि। अब बात करते हैं एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो एक न्यूक्लियर अटैक में हमको देखने को मिल सकता है। अगर एक न्यूक्लियर अटैक होता है तो गॉड फॉरबिड, जो धुआं फैलेगा एटमॉस्फेयर में ये सांस लेने की दिक्कत को पूरी तरीके से बढ़ा देगा। वहाँ का जो उपजाऊ ज़मीन है वो पता नहीं कितने सालों के लिए बंजर हो जाएगी, शायद हमेशा के लिए बंजर हो जाए, वहाँ पे शायद कोई खेती ना उगा सके। एग्रीकल्चरल सेक्टर पे जो इसकी मार पड़ेगी वो कभी भी दोबारा सुधारा नहीं जा सकेगा। तीसरा जो है, जो क्लाइमेट में जो चेंज आएगा, क्लाइमेट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्लाइमेट 10 डिग्री तक नीचे चला जाए, और इसके होते ही आप काफ़ी सारे सुनामी और अर्थक्वेक्स को भी एंटिसिपेट कर सकते हैं एज एन इम्पैक्ट ऑफ द न्यूक्लियर अटैक। हालांकि कुछ स्पेक्यूलेशंस ऐसी भी हुई थी कुछ दिनों पहले, इमीडिएटली आफ्टर दी सीज फायर, ये हम बोल सकते हैं कि ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है, बट ये मिस इन्फॉर्मेशन थी कि इंडिया ने न्यूक्लियर डिफेंस सिस्टम को टेस्ट करने की कोशिश की थी, जिसको बाद में पूरी तरीके से हमारी गवर्नमेंट ने नल एंड वॉइड ठहरा दिया था। ना ही इसका कोई प्रूफ है, ना ही इसका कोई एविडेंस है। इट वॉज जस्ट अ मियर स्पेक्यूलेशन एंड एन अटेम्प्ट टू स्प्रेड मिस इन्फॉर्मेशन अगेन बाय पाकिस्तान। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अगर एक न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसमें इतनी पोटेंशियल होती है कि वो एक अर्थक्वेक या फिर एक भारी सुनामी को लेके आ सकता है। तो ये है कुछ चुनौतियां जो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं इन केस देयर इज़ अ न्यूक्लियर अटैक। हालांकि इसके चांसेस बहुत ही रेयर हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट या इसका भुगतान सिर्फ 2 कंट्रीज़ नहीं करेंगी, बल्कि इसका भुगतान ग्लोबली सबको करना पड़ेगा। ये भी हो सकता है कि 3rd वर्ल्ड वॉर भी छिड़ जाए, जिसके चलते इतने सारे डिबेट्स और इतने सारे डिस्कशंस अभी चल रहे हैं इसको मिटिगेट करने के लिए।
इस एक सोल्यूशन पे आने के लिए, ताकि पाकिस्तान का जो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस एफर्ट है जो सालों से पाकिस्तान डालते आ रहा है किसी तरह से इंडिया को बर्बाद करने की, इंडिया के इमेज को बर्बाद करने की, डिस्ट्रक्शन लाने की, उसको एक स्टॉप पे लाया जाए। तो ये थी कुछ एंटिसिपेटेड रेपरकशंस जो हो सकता है हमें देखना पड़े अगर कल एक न्यूक्लियर वॉर होता है। अगर न्यूक्लियर वॉर नहीं होता, इफ इट इज़ जस्ट अ वॉर बिटवीन द टू कंट्रीज़, फिर भी इसका भुगतान काफ़ी सारे लोगों को, काफ़ी सारे सिविलियंस को करना पड़ सकता है, बिकॉज एवरी वॉर कम्स विथ इट्स कोलैटरल। तो उस कोलैटरल के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट क्या प्रिपरेशन लेती है, अगर लेना पड़े तो ये भी देखने वाली बात होगी। इस पूरे अटेम्प्ट को जो इंडिया ने अपनी मुहिम जारी की है अगेंस्ट टेररिज्म, इसको कैसे सक्सेसफुली कंक्लूड करती है, इट इज़ एन एफर्ट दैट वी नीड टू वेट एंड वॉच। तो यही साझा करने आई थी आप लोगों के साथ, जिसके लिए मैंने ये पॉडकास्ट बनाया। ये पॉडकास्ट ख़त्म करने से पहले मैं कुछ सवाल आपके लिए लाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इनमें से कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं पहलगाम टेरर अटैक से, कुछ चीज़ें रिलेटेड हैं ऑपरेशन सिंदूर सीज़ फायर से। पहलगाम टेरर अटैक से शुरू करते हैं। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जहां हमारे देश को यूनाइटेडली एक दूसरे के साथ खड़े होना चाहिए था, जो कि हम खड़े थे, उसके बावजूद हमको कुछ रिफ्ट्स, इंटरनल रिफ्ट्स देखने को मिले। उनमें से सैडली कुछ कम्युनल रिफ्ट्स थे। उस रिफ्ट के चलते हमने तो एक बेवा जिसने अपनी पति को एक टेरर अटैक में अभी खोया था, उसको शर्मनाक कमेंट्स और क्वेश्चंस और रिमार्क्स पूछने में और पास करने में हम पीछे नहीं हटे। क्या ये बहुत ज़रूरी था? इसका जवाब दीजिए। दूसरा, ऑपरेशन सीज़ फायर डिक्लेयर होता है 10 मई को। उसके तुरंत बाद ये सुनने को मिलता है कि विक्रम मिस्री और उनकी फैमिली को टारगेट किया जाता है। उनकी पर्सनल लाइफ को पब्लिक फोरम में लेके आया जाता है, उनको गद्दार करार दिया जाता है, उनकी बेटी को गद्दार करार दिया जाता है। वॉज इट नीडेड? ऐसा तो नहीं कि विक्रम मिस्त्री ने वो 10 तारीख की सुबह को उठे, शाम को उन्होंने चाय पी और उन्हें सोचा चलो सीज़ फायर डिक्लेयर कर देते हैं। ऐसा तो नहीं था। उनका पर्सनल डिसीजन भी ये नहीं था। सवाल अगर आपको पूछना था, अगर आपको जानना था कि सीज़ फायर क्यों डिक्लेयर हो गया, क्या सीज़ फायर डिक्लेयर नहीं होना चाहिए था आपके मुताबिक, तो आपने वो सवाल किससे पूछा? क्या आपको विक्रम मिस्री जवाब देते कि उन्होंने क्यों सीज़ फायर की अनाउंसमेंट की? इसका उत्तर दीजिए। तीसरा सवाल, ऑपरेशन सिंदूर विमेन एम्पावरमेंट का एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल था, है और रहेगा, लेकिन हम वहां भी बाज नहीं आए। कुछ विशेष टिप्पणी हमको सुनने को मिली अगेंस्ट कर्नल कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी, जिन्होंने इतनी संजीदगी के साथ एक एक खबर हम तक पहुंचाई। उन्होंने ये अटेम्प्ट हमेशा करा कि हम सबको ये हमेशा पता रहे कि क्या चल रहा है। हमने उनको तक शर्मसार कर दिया। मैं नाम ना लेते हुए आपको सिर्फ एक उल्लेख ये बताती हूँ कि उन पे एक इतना डेरोगेटरी रिमार्क आया था, और वो आया इसलिए था कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती हैं। क्या ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना देश की सॉवरेनिटी से इतना बड़ा हो गया कि आप एक ओपन फोरम में एक
वुमेन लीडर को इस तरह का रिमार्क करे? क्या इसकी ज़रूरत थी? अगर आप लोगों को मेरा सवाल समझ में आया तो प्लीज़ इसका उत्तर ज़रूर दीजिए, एंड आई होप यू गेट माई पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया।